नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंडल मुख्यालयों का दौरा पूरा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जिलों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी गोरखपुर यानी कि अपने गृह जनपद पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आज करीबन 1 घंटे नगर निगम में रहने वाले हैं। इस दौरान कूड़ा निस्तारण के लिए मंगाई गई 20 कंपैक्टर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। साथ ही रेडी पटरी और दवा कारोबारियों के लिए लगे विशेष टीकाकरण शिविर का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम। दोपहर के बाद वो एनेक्सी भवन में 1 घंटे तक महापौर और पार्षदों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी कल से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में सूबे का जायजा ले रहे हैं और इसी के तहत गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय महापौर के साथ कुछ देर के बाद चर्चा करते भी नजर आएंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कूड़ा निस्तारण जिसका बार बार जिक्र होता रहता है, वो भी एक अहम समस्या है सूबे की। तो इस बार जिलों के दौरे के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गोरखपुर में जरूर हैं सीएम लेकिन वाराणसी भी पहुंचेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीएम के दौरे को लेकर के? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? देखिए पूजा, फिलहाल में वाराणसी आज ही सीएम का दौरा था 17 तारीख को, क्योंकि बारिश लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही है, जिसके वजह से सीएम का प्रोग्राम आज का रद्द कर दिया गया है और कल आने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिसको लेके वाराणसी प्रशासन पूरी कमर कस लिया है। कहीं न कहीं सीएम के जो ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही थी, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन है और सारनाथ में जो निर्माणाधीन पुल है उसके उद्घाटन का निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से होगा, क्या लोकार्पण होगा, क्योंकि पीएम के हाथों उसका लोकार्पण होना है। तो कई चीजों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हाथी बाजार जो गांव सीएससी है, गोद लिए हैं, वहां भी दौरा करेंगे। क्या स्थिति है सब सेंटर की, क्या वहां उपचार की व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कर्मचारियों के जमीनी हकीकत को खंगालेंगे। वाराणसी में जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करेंगे, क्या स्थिति वाराणसी की है और प्रशासन किस तरीके से कवायद कर रहा है, जनता को किस तरीके से सहूलियत मिल रही है, तमाम चीजों की समीक्षा भी करेंगे। जी पूजा। धर्मेंद्र, जो तमाम 3 जिले हैं, 3 जिलों में से जहां के सीएचसी को गोद लिया है उनमें वाराणसी का भी एक सीएचसी शामिल है, तो ऐसे में क्या उसका भी दौरा कर सकते हैं सीएम? बिल्कुल से पूजा, अभी तक जो अपडेट है जिला प्रशासन द्वारा मिली है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि हाथी बाजार सीएससी केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका निरीक्षण करेंगे और वहां पे जाके पूरा खंगालेंगे, वहां की जमीनी हकीकत को देखेंगे कि सीएससी पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जिस तरीके से चलनी चाहिए चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और जमीन पे पूरा ठीक है। आपके पास में लौटती हूँ धर्मेंद्र। सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से गोरखपुर से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट सीएम का, क्या कुछ कार्यक्रम अभी चल रहा है? जी बिल्कुल पूजा, अब से थोड़ी देर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पे तैयारियों का वो पूरी तरीके से जायजा लेंगे, क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर की आशंका है। उसको देखते हुए मेडिकल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11:15 बजे ठीक ही इसी नगर निगम में आएंगे, जहां पे मैं इस समय मौजूद हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि यहाँ पूरी तरीके से आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पूरी तरीके से तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है। ठीक 11:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और देखिए अभी ठीक महापौर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर में यानी 11:15 बजे मुख्यमंत्री का यहाँ पे आगमन होगा और यहाँ पे रेहड़ी पटरी व स्ट्रीट वेंडर्स के जो है टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसका वो निरीक्षण करेंगे और 20 कॉम्पैक्टर मशीनों का भी वो यहाँ पे जो है हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि कॉम्पैक्टर मशीन कूड़ा निस्तारण के लिए जो है कॉम्पैक्टर मशीन जो है उसका को जो है यहाँ से रवाना करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि कॉम्पैक्टर मशीन जो कूड़ा निस्तारण करेगा उसकी क्षमता एक वार्ड में कम से कम एक मशीन लगभग जो है 4 वार्डों को जो है कवर करेगी। उसके बाद बिल्कुल, ये बड़ा इनिशिएटिव है सुभाष। धर्मेंद्र और सुभाष, आप दोनों का ही ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए मैम बहुत ज्यादा शुक्रिया है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए।
खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीएम योगी ने बुधवार को सीएचसी के निरीक्षण के दौरान कहा कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों का नियमित रात्रि प्रवास सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सीएचसी पर आवश्यक चिकित्सकीय संसाधनों का इंतजाम रहे। ओपीडी का संचालन नियमित रूप से होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम योगी बुधवार को करीबन 4 बजे सीएचसी जंगल कौड़िया का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएचसी को मुख्यमंत्री ने सीएचसी को गोद ले रखा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से यहां तैनात चिकित्सकों, लेबर रूम, ओपीडी सहित सुविधाओं की पूरी जानकारी हासिल करी है। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि यहां आने वाले मरीजों का इलाज सेवा भाव से किया जाए। तो वहीं नए आईटी नियमों का पालन न करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार असल में गंवा दिया है। इसी बीच योगी सरकार ने ट्विटर के खिलाफ नाराजगी दिखानी भी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कू ऐप पर वो एक्टिव हो गए हैं। ये भारत का एप्लीकेशन है, बिल्कुल ट्विटर के ही तर्ज जैसा बनाया गया है। बुधवार को उन्होंने कू पर अपना पहला मैसेज भी लिखा। सीएम ने अपने पहले संदेश में लिखा कि गाजीपुर में मां गंगा की लहरों पर तैरते संदूक में रखी नवजात बालिका गंगा की जीवन रक्षा करने वाले नाविक ने मानवता को अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाविक को आभार स्वरूप सभी पात्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने जबरिया रिटायरमेंट के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अमिताभ को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 2021 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। सुनवाई के दौरान अमिताभ ने कैट को बताया कि ये आदेश पूरी तरीके से मनमाना और अस्पष्ट है, जिसमें आदेश देने का कोई कारण भी नजर नहीं आता। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी तो मांगी ही, तो वहीं इतना ही नहीं, उन्होंने पहले आरटीआई एक्ट की धारा 8 इकाई है और बाद में धारा 8(1)(j) के तहत भी सूचना देने से मना कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? अमिताभ ठाकुर का नाम गाहे बगाहे चर्चाओं में आता रहता है और ऐसे में एक बार फिर से अब तो सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही घिरती नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए अमिताभ ठाकुर की बात करें तो अमिताभ ठाकुर का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब उनका विवाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ विवादों के साथ चर्चा में आया था। लेकिन अब ताजा मामला 23 मार्च को उनको जबरन रिटायर करने का है। इसके बाद उन्होंने अपने निजी आवास पर लिख लिया था जबरिया रिटायर्ड आईपीएस, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर पर टकराने की कोशिश की थी आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने। अब वो कैट की अदालत में गए हैं और 6 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट कैट की जो कोर्ट है उसने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को 6 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। तो साफ तौर पर अब अमिताभ ठाकुर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है और उनकी पत्नी जो नूतन ठाकुर है, सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई के माध्यम से सरकार की तमाम जो चीजें हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करती है। यानी कि सरकार और अमिताभ ठाकुर के परिवार की नाराजगी उनके रिटायरमेंट में साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अमिताभ ठाकुर ने एक पत्र लिखा था केंद्र की मोदी सरकार को और उन्होंने पूछा था कि उनके जबरिया रिटायरमेंट की आखिर वजह क्या है, और इस वक्त 3 महीने बीत चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से उनके इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया पूजा, तो उन्होंने मजबूरन अब कैट की अदालत में जाना बेहतर समझा और 6 हफ्ते बाद अब कैट में उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी लाने के लिए अगले महीने से चुनावों में लोगों को भेजी जाने वाली मतदान पर्ची के तर्ज पर ही टीकाकरण बुलावा पर्ची भेजने का फैसला कर लिया है। कोविड टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिहाज से सरकार हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत अब अगले महीने से घर के करीब ही केंद्र बनाकर लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्रों पर लोगों को उसी तर्ज पर बाकायदा बुलावा पर्ची भेजी जाएगी जैसे लोकसभा या फिर विधानसभा चुनावों में मतदान की पर्ची भेजी जाती है कि भाई आपको मतदान डालना है और ये इस बूथ पर सुनिश्चित हो चुका है, आप आइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। ठीक इसी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए भी पर्ची लोगों के घर पर पहुंचने वाली है। पर्ची में टीकाकरण की तारीख और स्थान को भी इंकित किया जाएगा। इस योजना में ग्राम प्रधान, लेखपाल और आशा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जानी है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उसके लिए अब नया एक्सपेरिमेंट योगी सरकार करने जा रही है कि जैसे मतदान की सूची लोगों के घरों में पहुंचती है, ठीक उसी तर्ज पर अब वैक्सीनेशन के लिए भी स्लिप पहुंचेगी। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले जिस तरीके से पूरी तैयारियां कर ली हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। इसी वजह से आपने जून माह में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसी जुलाई माह में 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में कई टीमें गठित की गई हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि गांव-गांव जाकर के वहां पर वैक्सीनेशन केंद्र वहां पर स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव में, यहाँ लोकसभा के चुनाव की बात करें, विधानसभा या फिर प्रधान के चुनाव में, वो घर घर पर्चियां पहुंचती थी, उसके बाद जो वोटर्स होते थे वो वोट डालने जाते थे। अब उस पर्ची के माध्यम से एक तो जनसंपर्क होगा, उनको समझाया बुझाया भी जा सकेगा, उस पर्ची के माध्यम से उनकी पूरी डिटेल होगी, चाहे आधार कार्ड की बात करें या सब तमाम जो उसमें जो डिटेल होगी, वो पर्ची लेकर वैक्सीनेशन के बूथ पर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको आसानी से वैक्सीन लगाई जा सकती है, भीड़ भाड़ नहीं होगी। ऐसे में सरकार लगातार इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अफवाहें थी, उसके बाद लोगों की वैक्सीन की कमी आई, अब केंद्र सरकार जिस तरीके से बीड़ा उठाया है कि सभी वर्ग के लिए वैक्सीनेशन फ्री किया है, अब उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि लगातार वैक्सीनेशन हो और 100% लोगों को वैक्सीन हो, ताकि तीसरी लहर से। और ये हर कोशिश में नजर भी आता है अनु। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हल निकाला कि मतदान सूची लोगों को पहुंचा करती थी, अब वैक्सीनेशन सूची पहुंचेगी। ये अपने आप में बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो सूबे के अंदर होने चाहिए महकमे की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कथित जमीन खरीद घोटाला प्रकरण के विरोध में कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को बताया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के जरिए एक जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, जिसके खिलाफ आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान ये कांग्रेस मांग करेगी कि आरोपियों को मंदिर निर्माण ट्रस्ट से अलग करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी आज एक फेसबुक वॉल पोस्ट पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार से सवाल किया है, आखिर जांच से यह सरकार क्यों भाग रही है। जो मंदिर के पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी और अयोध्या के तमाम साधु संतों का भी यह कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार इससे क्यों भाग रही है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए, ताकि पूरे मामले का स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं समझता हूं कि सरकार के अलग अलग राय इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं। तो अजय कुमार लल्लू जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो अलग अलग तरीके का बयान रोज सामने आता है, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है, और जांच इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। वो अध्यक्ष हों और जो भी वो पैनल बनाए, जैसी भी प्रक्रिया को फॉलो करें, लेकिन जांच होनी ही चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राम मंदिर का मसला ठंडा होने का नाम नहीं लेता। सत्ता पक्ष चाहता है कि मसला रफा दफा हो जाए, लेकिन विपक्ष उसे शांत होने नहीं दे रहा है। देखिए पूजा, जो जिस राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देता था, वही उसके लिए जी का जंजाल बना है। ताजा मामला अयोध्या के ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें 16 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने का काम विपक्षी दल के तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सारे दलों के नेता समझते हैं कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 125 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सीधे मर्म पर इससे चोट की जा सकती है। आज इसी के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता जनपद मुख्यालयों से लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यालय तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने पहले से व्यवस्था कर रखी है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा राजधानी लखनऊ में, क्योंकि धारा 144 भी लागू है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस राम मंदिर के बलबूते भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उसी राम मंदिर के मुद्दे पर सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, सभी बैकफुट पर है। पूजा बिल्कुल, और राम मंदिर ऐसा मसला हो गया है आज की तारीख में संजीव कि बयान देने से हर कोई बच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी, प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है ये, आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। और मसला क्या है वो समझिए, राम मंदिर ट्रस्ट में कथित घोटाले को लेकर प्रदर्शन है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये पिछले प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया था। ये सूचक तस्वीरें हैं, लेकिन इससे आप ये समझ पाएंगे कि कांग्रेस का प्रदर्शन आज फिर से है। और दूसरी तरफ महकमा भी पूरी तरीके से अलर्ट है। धारा 144 राजधानी में लागू की गई है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद राजधानी में इस समय नहीं है। तो वहीं गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में बीते दिन पुलिस ने 2 और आरोपियों को इंतजार और बोना गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 5 लोगों पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने स्थानीय नेता उन्मेद पहलवान पर भी केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं दिल्ली में स्वरा भास्कर समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बुजुर्ग एक समुदाय विशेष का है और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए उसकी पिटाई की जा रही है। लेकिन बाद में पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अब्दुल समद ताबीज बनाने और बेचने का काम करते हैं। ताबीज के असर न करने पर गुस्साए युवकों ने उनकी पिटाई कर दी है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का